अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मियां नवाज शरीफ दुबई से पाकिस्तान वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। दुबई में वो मुलाकातों में मसरूफ है। उनकी पाकिस्तान रवानगी का वक्त भी फाइनल हो चुका है और दुबई के मकामी वक्त 9 बजे सुबह वो वहां से रवाना होंगे। उनका तैयारा पहले इस्लामाबाद में लैंड करेगा, जिसके बाद वो लाहौर पहुंचेंगे। नून लीग ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की भी तैयारी कर ली है, जहां पर मियां नवाज शरीफ आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद मुल्क में वापस आ रहे हैं। 2018 में भी इसी तरह इंतखाबात से पहले उनकी वापसी हुई थी, जब वो लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे। अदालतें उन्हें पहले ही सजा सुना चुकी थी। अब अदालतें उन्हें आने से पहले उन्हीं मुकदमात में रिलीफ दे चुकी हैं। उन्हें नाअहल भी कर दिया गया था। अब जो है वो उनका ये मामला भी हल हो गया है। तकरीबन 1.5 साल पहले उनकी तिब्बी बुनियादों पर उस वक्त अबूरी जमानत हुई। फिर इलाज के लिए वो लंदन गए और उन्हें पादरजा इश्तिहारी भी करार दिया गया, लेकिन अब वो 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। मुल्क की सियासत और नून लीग की जो अपनी पार्टी है वो भी बहुत बदल चुकी है। 16 माह के सियासी इत्तेहाद ने हुकूमतों की, लेकिन इसी दौरान उनके छोटे भाई और वजीर आजम शहबाज शरीफ ये कहते रहे कि हम सियासत कुर्बान करके रियासत को बचा रहे हैं। क्या मियां नवाज शरीफ के वापस आने से मुल्क और खासकर मुस्लिम लीग नून की सियासत पर कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या पार्टी की कबूलियत जो है वो उसको मकबूलियत में बदल सकेंगे? उनका अगला सियासी नारा क्या होने वाला है और क्या उनकी जो अपनी जमात है उसको वो इंतखाबात के लिए तैयार कर सकेंगे? ये रेस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। उनकी वापसी के हवाले से मालूम कर लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफी हैं, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज इस्लामाबाद दुबई में मौजूद हैं। उनसे पहले बात होगी। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आमिर साहब सबसे पहले तो बताइए, उनकी वापसी का प्लान वही है कि पहले इस्लामाबाद आ रहे हैं और यहां से लाहौर जाएंगे? जी बिल्कुल यही प्लान बना है। वो सुबह 9 बजे दुबई टाइम में निकलेंगे और इस्लामाबाद आएंगे। फिर वहां पे चूंकि हाई कोर्ट को एक वादा किया गया, आजम नजीर तारड़ साहब का कहना था कि हमने टिकट लगाया मियां साहब का कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट ने बेशक हमें 24 अक्टूबर तक राहदारी जमानत दी है, लेकिन हम अपने आप को साबित करेंगे कि हम वाकई कोर्ट के सामने आ रहे हैं। तो इसलिए हम इस्लामाबाद आएंगे और फिर इनको लेके वहीं से वही मुसाफिर उनकी इमिग्रेशन लाहौर में हुई। इन्होंने अरेंजमेंट इसी तरह किया कि लाहौर जाएंगे, वहां पे स्पेशल अरेंजमेंट्स है लगेज का भी। सिविल एविएशन के पास के जितने मुसाफिर होंगे वहां रहेंगे और सबको स्पेशल बसों का अरेंजमेंट है। सीधा यादगार मीनार पाकिस्तान जलसे पे लेके जाया जाए। और उनका आपका शायद जी मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो ये बताइए, इस्लामाबाद में क्या वो अदालत के सामने भी जो है वो जाएंगे या फिर एयरपोर्ट से ही उनके आगे लाहौर के लिए रवानगी होगी? और लाहौर रवानगी का उनका तरीकाकार क्या होगा? ये जो मैंने पूछा है वो यही है कि इस्लामाबाद वो सिर्फ ये बताने के लिए उतरेंगे कि चूंकि हमने इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से जमानत ली है तो हम उसी कोर्ट के इलाके में आ रहे हैं और उतरेंगे इस्लामाबाद। और शायद उनके वकला कोई पेपर वगैरह लेके कि जी देखें जी मैं आया था, मुझे जमानत दी थी, मैं सबसे पहले यहीं उतरा हूं, फिर मैं लाहौर चला, मतलब वो लाहौर गए और 24 को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना है। तो इमिग्रेशन जो है वो जो अब तक बताया गया वो लाहौर में होनी है सब लोगों की, इस चार्टर प्लेन की, और सबके सब फिर वहां पहुंचेंगे। और मियां साहब की आज यहाँ पे दुबई में अपनी कुछ पर्सनल मुलाकातें थी, कुछ 1-2 दुबई के आप कह लें आला हुकाम के साथ थी, कुछ यहाँ के जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनके साथ कोई मियां साहब की मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि वो उन्होंने परसों आना था लेकिन वो कल रात को पहुंचे, क्योंकि सऊदीया में एक बड़ी अहम मीटिंग थी उनकी, तो वो डिले हुई थी जो कल हुई है। तो फिर उसके बाद वो कल रात को पहुंचे हैं जद्दा से यहाँ पे दुबई। और प्लान उनका वही है कि वो ज्यादा इंटरेक्शन में इसलिए नहीं आ रहे कि वो चाहते यही है कि कल वो जब खिताब करें तो लोगों को बताएं कि 4 साल और उससे पहले 2016, 17, 18 में क्यों और कैसे हुआ, तो उसके ऊपर वो काफी रोशनी डालेंगे। और फिर अगला प्लान देंगे कि मुल्क का जो माशी मुस्तकबिल इस वक्त सियासी मुस्तकबिल फंसा हुआ है, कि वो अगर उनको उनकी पार्टी को मौका मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा गुफ्तगू इस पे करें। ठीक है। और आमिर साहब वहां पर इस वक्त माहौल क्या है दुबई के अंदर? बहुत सारे सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के वहां पर मौजूद हैं, सहाफी भी मौजूद हैं। खुद मुस्लिम लीग नून की और खासकर मियां नवाज शरीफ की उनकी वापसी के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? क्या बदलना चाहते हैं वो वापस आकर? कि यहाँ पे तो जो ओवरसीज चैप्टर है PMLN का इंटरनेशनली, सारे वो लोग पहुंचे हुए और वही जहाज पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से
पॉलिटिकल क्यादत जितनी भी है PMLN की, उनको तो लंदन आने से रोकने शुरू किया था, और यही काम सऊदी अरब में भी किया है उन्होंने, कि उन्होंने कहा था कि सब लोग वहीं पे इस्तकबाल की तैयारियां करें। अभी हमारी एक टीम लाहौर से आई हुई थी, उनसे बात हुई, वो इस वक्त इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं और भेरा रुके हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह कभी PTI का मंजर हुआ करता था मोटरवे पे, हमने वो मंजर देखा है कि काफिले जा रहे हैं। तो लाहौर के जलसे की कामयाबी जाहिर है नवाज शरीफ की अपनी वापसी और उनकी पार्टी की बका के लिए जरूरी है। तो जलसा तो वो बड़ा करने जा रहे हैं, और यहाँ पे ओवरसीज चैप्टर की, यहाँ की UAE वालों ने आज खाना शाना किया हुआ है, वो लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं सारे, क्योंकि कल सुबह सब ने 9 बजे फ्लाई करना है, तो सबको टाइम दिया कि 6 बजे आप लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएं, और वहीं पे बोर्डिंग कराई जाएगी। 4 काउंटर बनाए गए हैं, तो उनके जरिए आपको बोर्डिंग इशू होगा और फिर आप फ्लाइट में चले जाएंगे। तैयारियां बस यहाँ पे लोग जाहिर है, इनके लोग जितने भी हैं PMLN के, वो तो बहुत जज्बाती हुए हैं, मिल भी रहे हैं आपस में, सारी दुनिया से लोग इनके चुके आए हैं। 150 से 170 के करीब मुसाफिर हैं उस जहाज के, और उसमें सारे के सारे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो PMLN की तंजीमें हैं उनके लोग आ रहे हैं। अच्छा, और क्या मुलाकातों में क्या बातें वो कर रहे हैं? ये एक तो आपने वफूद के हवाले से मुलाकातों का बताया, लेकिन क्या जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे भी कोई उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है? मियां साहब बहुत रिजर्व हैं कि वो कोई गुफ्तगू ऐसी करना नहीं चाहते ऐसे लोगों के सामने, कि वो मीनारे पाकिस्तान पे ही, वो उनके जो 7 लोग हैं, मेरी एक जो लंदन से उनके साथ चले हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी मियां साहब अपना दिल मीनारे पाकिस्तान पे ही खोलेंगे, इसलिए फिलहाल चुप बैठे हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ जो फिर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं। मीडिया के सारे लोग जो आए हुए हैं, लंदन से आए हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से लोग पहुंचे हैं, सबने कहा हुआ है तो वो यही है कि शायद सुबह वहां पे एयरपोर्ट लाउंज में मियां साहब की मुलाकात होगी मीडिया के साथ। फिलहाल अवॉइड ही कर रहे हैं सारों के साथ बातचीत करने से, कि कोई चीज ऐसी ना जाए। वो चाहते यही है कि वहीं पे बात करें, वहां पे मीनारे पाकिस्तान पे। तो वो अपना जो प्लान कर रहे हैं आइंदा, उन्हें देखे ना, कल जलसे के बाद एक तो मंडे को चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया है इलेक्शन के हवाले से। वैसे तो 30 नवंबर को अलगाबंदियां मुकम्मल हो रही हैं और उसमें शेड्यूल आ जाना है, तो अगर उससे पहले कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है, इनकी सारी प्लानिंग और हिकमत अमली सारी की सारी उसके ऊपर है कि इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी को कैसे कामयाब कराया जाएगा। और सियासी जमातों के साथ, खासतौर पर जो बहुत सारा लोग पूछते हैं हमारे यहाँ होता है कि जी इमरान खान के साथ क्या होगा, PTI के साथ क्या होगा। मेरा ख्याल है मियां साहब उसके ऊपर ज्यादा नहीं बात करेंगे, कि वो कहेंगे कि ठीक है, वो अदालतों के जरिए अपने लिए इंसाफ की फरामी लें, जैसे इनको अदालतों ने इंसाफ 2017 में दिया, पाकिस्तान के किसी कानून के बगैर सजा दी थी, डिक्शनरी से दी थी। तो मियां साहब उसके ऊपर को बात ज्यादा नहीं कर रहे अपने मिलने वालों से भी। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं एक दफा बात करूंगा और वही मीनारे पाकिस्तान पे। अच्छा, और राना साहब, जो जाहिर बात है आपको खबर तो होगी, यहाँ पर उनके इस्तकबाल के हवाले से अभी मीनारे पाकिस्तान में जो है वो इकट्ठे भी हुए हैं, वहां पर इंतजामात का भी जायजा ले रही है क़यादत। लेकिन अब यहाँ पर किस तरह से नून लीग तैयारी कर रही है मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की, या वो यहाँ पर किस तरह का शो करना चाहते हैं मीनारे पाकिस्तान में कल? देखिए रहमान साहब, इनकी और मियां साहब दोनों की सियासी बका कल के जलसे पे है। अच्छा। कि वो कितना चार्ज क्राउड होगा, कितना बड़ा जलसा होगा। और मुझे कोई शुबा नहीं है, क्योंकि मैंने सारे पाकिस्तान में राब्ते किए हैं, टेलीफोन में कर रहा हूँ मुसलसल, यहाँ दुबई तो 2 दिन से ही आया हूँ। तैयारियां हम चेक करते हैं, जैसे पॉलिटिकल जलसों को आपको पहले चेक करना होता है कि दमखम भी है कि नहीं है, पार्टी मुतारिक भी हुई है नहीं, क्योंकि टिकट होल्डर्स की अपनी बका भी इसमें है कि नवाज शरीफ का ये जलसा कामयाब होना चाहिए। क्योंकि उन्हें भी अगर जीतना है इलेक्शन, मुकाबला करना है अपने मुखालिफिन के साथ, क्योंकि एक तो मुखालिफ बड़ा जो पॉलिटिकली कट टू साइड हुआ है, और जो लोग हैं या मफरूर हैं, इंटरव्यूज पे आ रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे आ रहे हैं, बहुत कुछ फायदा। जहां भी PMLN को जो 16 महीने की गवर्नमेंट आई, जितने नुकसान पहुंचाया, तो ये जो 9 मई वाला काम किया इमरान खान ने और उनकी क़यादत ने, जो उनके ऊपर इल्जाम भी है और उसमें पर्चे भी हुए हैं, उससे वो कट टू साइड जितने पॉलिटिकली किया जा रहा है और होने जा रहे हैं, उससे इनको जो नुकसान हुआ है वो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और नवाज शरीफ की वापसी जो है वो PMLN के लिए जाहिर है, इनकी अपनी लीडरशिप के लिए बका का इशू है, और इसीलिए वो सारे लोग भागे हुए जलसे के लिए। राइट, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज इस्लामाबाद, जो कि दुबई में मौजूद हैं। वहां पे बता रहे थे कि इस वक्त क्या तैयारी हो रही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के वापस आने से सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या कुछ बदलेगा या नहीं। इस ब्रेक के बाद आते हैं।
मुस्लिम लीग नून की सियासत में क्या तब्दीली आएगी और क्या मुस्लिम लीग नून आगे सोच रही है, अपने बयानिए के हवाले से इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह खान साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या मुस्लिम लीग नून समझती है मियां साहब के आने से मुल्क की सियासत में क्या बदल जाएगा और मुस्लिम लीग नून की सियासत में क्या बदल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मियां साहब एक हमारी राय में एक उम्मीद बन के आ रहे हैं। पाकिस्तान में जब भी वो आए तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का शुरू हुआ प्रोग्रेस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सारे उन्हीं के जो है अयूब खान के ज़माने में कोई प्रोजेक्ट लगे थे या उसके बाद मियां नवाज शरीफ के ज़माने में बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। बिजली उनके ज़माने में पूरी हुई, मोटरवेज, एयरपोर्ट, सारा कुछ। हम ये समझते हैं कि उनको नाजायज़ तरीके से निकाला गया था। बहुत सोल सर्चिंग हुई है पिछले 2-3 माह से। मीडिया तो बहुत कह रहा था जी, मीडिया बयानियाँ हम लोग मुस्तकिल मीटिंग्स कर रहे थे मियां साहब बड़ी तवील, ताकि मुल्क के मुश्किल हालात में अब हमने करना क्या है आकर। और बड़ी तवील मुशावरत के बाद मियां साहब ने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, वो उसका ऐलान करेंगे। हम ये समझते हैं कि हम आवाम के सामने वो अपना प्लान लेके जाएंगे। मियां साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी है। 3 दफ़ा आवाम ने उनको मुंतखब किया है, 3 दफ़ा उनको गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है। आवाम के सामने आएंगे। हमारी पार्टी मुकम्मल तौर पर मियां साहब के साथ है। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है और हमारे ऊपर जो जुल्म और शितम किए गए 17 में 18 में आनवर्ड, इंक्लूडिंग मेरे ऊपर, हमारी पार्टी का एक आदमी ये तोड़ नहीं सके। ये मुस्लिम लीग की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, वरना मुस्लिम लीग आपको पता है रात को रात पार्टियां बन जाती थी। मियां नवाज शरीफ की वजह से कम से कम ये काम हुआ है कि पार्टी मियां साहब के साथ खड़ी रही है, मुश्किलात बर्दाश्त कर गई है, नैब को बर्दाश्त कर गई है, एंटी करप्शन इमरान खान का फाशिज्म बर्दाश्त कर गई है। तो मुख्तसरन हमारी पार्टी एक नए इकनॉमिक मंशूर के साथ, नई उम्मीदों के साथ मुत्तहिद होकर मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम आवाम के लिए उम्मीद की और तरक्की की सुबह लाना चाहते हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह। लेकिन ज़फ़रुल्लाह खान साहब, इससे पहले तो आप लोगों का, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों का ये कहना था कि आप लोग जो 16 माह आपने हुकूमत भी की, वो आपने सियासी कीमत जो है वो चुकाई है और वो शहबाज शरीफ वो कीमत चुकाने के लिए तैयार भी नजर आए। लेकिन जो कीमत उन्होंने चुकाई, क्या वो मियां नवाज शरीफ भी वो सियासी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? देखिए, कीमत हमने बहुत चुकाई है। हमारा प्ले था कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हम इलेक्शन में चले जाएंगे। खान साहब ने धमकियां लगाना शुरू कर दी, हमने उनसे मुज़ाकरात किए, तय हो गया, आपको पता ही है सबको। शाह महमूद कुरैशी ने भी कह दिया कि इलेक्शन होने। खान साहब पता नहीं किन दुनिया में रहते थे, कौन से जिन भूत उनको बताते थे, वो मामला नहीं हुआ। धमकियों में तो फिर कोई नहीं आता ना जी। हम भी आखिर बड़ी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, PDM, ANP सब हमारे साथ थे। धमकियों में तो कोई नहीं आता। ये पाकिस्तान में मतलब हम पहले किसी की धमकियों में नहीं आए, इनकी धमकियों में आना था। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि इलेक्शन उससे हम उस वक्त कराने चाहिए थे, लेकिन हो गए। फिर प्रॉब्लम पैदा ये हो गया कि ये मुल्क बैठ रहा है। हमारे श्रीलंका में दिवालिया हो रहा था, पाकिस्तान के पास 15 दिन के रिजर्व थे। हमें सबको कहा गया, बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी कहा कि हम इंटरिम गवर्नमेंट को पैसे नहीं देंगे। हमने अपने तय ये फैसला किया कि हम बैठ जाते हैं और फ़ायदा ये हुआ कि हमने कम से कम मुल्क को एक रास्ते पे लगा दिया। नुकसान ये हुआ कि उसके बदले में महंगाई जो हुई IMF के बाद, हम उसके जिम्मेवार ठहरे। लेकिन अब हम फिर एक बड़े जामे मंसूबे के साथ आवाम के सामने जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये वजह बनी है और ये हमारा रोड मैप है। अब बताने वाली बात है रोड मैप। ये हमारा रोड मैप है। हम बिजली के बारे में ये करेंगे, ज़ैत के बारे में हम ये करेंगे, तालीम के बारे में हम ये करेंगे, इंसाफ के बारे में हम ये करेंगे, बैनुल-अक़वामी तल्लुकात में हम ये करेंगे, कर्जों के बारे में हम ये करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम ये करेंगे, सिविल सर्विस की हम रिफॉर्म ये करेंगे। अब मियां नवाज शरीफ एक नए कौम की एक इस्लाह के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अच्छा हाँ, एक और बड़ी बात है, कौम में बड़े ज़ख्म आ गए हैं खान साहब की वजह से। लोगों में बहुत इंतशार है, गुस्सा है। ये भी कौम में मरहम रखने की ज़रूरत है। मियां साहब को इसका भी एहसास है, कई दफ़ा वो जिक्र करते हैं। तो इंशाअल्लाह एक मैच्योर सियासतदान की हैसियत से वो एक कौम को लीड करने की कोशिश करें। राइट, ये तो आपने खान साहब ये तो वो बातें की जो उनकी तकदीर में कही होगी, लेकिन कोई अनकही भी होगी, और वो ये कि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात के बारे में क्या अप्रोच रखते हैं और कैसे ताल्लुकात चाहते हैं। तो मियां साहब इस बारे में क्या उनकी सोच है?
मैं तो 2013 में 18 तक गवर्नमेंट का हिस्सा था। सिवाय मुशर्रफ केस के हमें तो कुछ समझ नहीं आती कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जी जो जिससे मुख्तदर हल्के जिसको आप इशारा कर रहे हैं वो नाराज़ हों। मुशर्रफ का ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था और हमसे बुला के वो पूछते कि ये आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये एक हकीकत है, पाकिस्तान में अक्सर हिस्सा इसमें गैर जमहूरी क़ुव्वतों की हुकूमत रही है। अदलिया ने उसका साथ दिया है, सियासी जमातें तोड़ी गई हैं, उनको पकड़ा गया है, सियासी जमातें कमज़ोर हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, तीन। एक ये है कि हम इस इदारों के साथ सींग गड़ाएँ, लड़ें और उनको शिकस्त दें। ये तो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। थोड़ी बहुत कोशिश इमरान खान ने 9 मई को कर ली है, शर आपने देख लिया। दूसरी ये है कि हम बिल्कुल सर झुका के बैठ जाएं, हर शय किसी और की मान लें, ये भी मुमकिन नहीं है। कम अज़ कम मियाँ साहब तो ये नहीं कर सकते। हल क्या है? हल ये है कि हम सारे मिल के चलें। इसलिए मियाँ साहब शायद कहें और हमारी पार्टी कुछ सीनियर लोग कह रहे हैं कि माजी का एक हल ये है जो दुनिया करती है, बजाय कि लोगों को पकड़ो धकड़ो जेलों में डालो, एक ट्रुथ कमीशन बना लिया जाता है। हर आदमी आके कहता है कि भाई मुझसे कौम के बारे में ये गलती हुई है, मैं इसको मान रहा हूँ और कौम मुझे छोड़ दे। ये साउथ अफ्रीका में आपको पता है नेल्सन मंडेला ने किया, वेस्ट अफ्रीका में मेरे ख्याल में सेनेगल या गम्बिया में किसी एक मुल्क में वहाँ भी हुआ है। ये हमारे बाद लोग बात कर रहे हैं, मे बी कि शायद मुझे नहीं मालूम मियाँ साहब इस तरफ जाएं, लेकिन ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि सारी की सारी एनर्जी हम लड़ने पर लगा दें। इमरान खान है, इतनी पावर के बावजूद अदलिया साथ, अवाम कुछ हिस्सा उनके साथ, बैनुल-अक़वामी हुकूमतें साथ, फौज उनके साथ, और इतना बड़ा मजबूत प्राइम मिनिस्टर लड़ के इंतकाम ले के मिला क्या मुल्क को? मुल्क अफगानिस्तान से नीचे चला गया। मियाँ साहब ये कभी नहीं करेंगे। मियाँ साहब डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, उनका दिल बड़ा है। आप देखें पिछले जब वो 3-4 साल रहे उन्होंने किसी को कुछ नहीं किया। तो ये जो आप बात करें, लड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से है या इमरान खान के हवाले से और तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उनकी यही सोच है पार्टी की भी? मैं अगर अब फ्यूचर का कहूं तो वो तो उम्मीद होगी, मैं माजी बता देता हूं। आप देखिए मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना, पहला घर विजिट किया उसने इमरान खान जी। उसके बाद 2014 में 1 साल हुआ था, वो धरने पर चढ़ गया। उसके बाद इधर ECD चौक में जहां मैं बात कर रहा हूं, मियां साहब ने उसको बुलाया कि APC में हमने उनको बुलाया, 3 दफा बुलाया, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाना खिलाया, उनसे बात की, आओ कौम, और उन्होंने इमरान खान ने इनपुट दी। नेशनल एक्शन प्लान में उनके लोग शामिल थे, हमारे साथ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में वो लोग शामिल हुए। मियां साहब ने पहले भी ये साबित किया है कि वो उनको लेके चलना चाहते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हम उनको नहीं मानते थे। शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर खड़े हुए, उन्होंने कहा इमरान खान हम आपको मानते नहीं है, लेकिन आओ हम आपके साथ मुल्क के लिए बैठने पर तैयार हैं। नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो ने यही कहा, आसफ अली खान जरदारी ने यही किया। इमरान खान बदकिस्मत आदमी था, बस सींग ही मारने थे हर एक को। हमारी आज भी ये ख्वाहिश होगी कि कानून अपना रास्ता ले, जो उन्होंने कानून तोड़ा है जेन्युइन तरीके से वो होना चाहिए। लेकिन हमारी ये कभी पॉलिसी नहीं होगी कि हमने किसी पार्टी को दबाना है। हम ये सीख चुके 90 के दिहाई में जो कुछ किया हमने। उसके बाद जब गवर्नमेंट में हम आए हैं, ना पंजाब में हमने किसी को छेड़ा इतने साल शहबाज शरीफ ने, ना हमने विफाक में मियाँ साहब ने किसी को छेड़ा। मियाँ साहब एक बहुत बुर्दबार ठंडे मिजाज के आदमी हैं, वो कौम के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा जाती जो मामला था मैंने अल्लाह पे छोड़ा है, मुझे उम्मीद है कि ये उम्मीद बन के आएंगे, हमें उम्मीद की बातें करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप माजी की तो बात करें सर, आप माजी की तो बात करें, लेकिन फिर मुशर्रफ के खिलाफ क्यों आप लोगों ने वो कार्रवाई की या करनी पड़ी? मैंने आपको उसका जवाब दिया है। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था मियाँ साहब के आने से पहले, डायरेक्शन इन राइटिंग में थी। अटॉर्नी जनरल को बुला के उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट आ गई, अटॉर्नी जनरल को बुला के उन्होंने कहा कि पूछो प्राइम मिनिस्टर को, वरना हम बुलाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको रिकॉर्ड देख लें। तो मियाँ साहब की मजबूरी थी, उन्होंने मियाँ साहब ने ये किया। अंदर डिबेट हर तरह की होती थी और वो अब गुजर गया मामला। अब अल्लाह ना करे कोई माशाल्लाह आने लगा, पाक फौज ने भी अच्छा किया कि कम अज़ कम चलो हिब्रिड निज़ाम उन्होंने इमरान का बनाया, मिलिट्री कू नहीं किया। ये मुल्क हमारा कम अज़ कम एक स्टेज तो आगे बढ़ा है कि अब हमें मिलिट्री कू नज़र नहीं आ रहा, और हमने 3-4 मिलिट्री कू देखे हुए।
अब मेरा मशवरा तो इमरान खान साहब से भी यही है कि भाई आप छोड़ो फाशिज्म को, कहो हमें जमात मानो पॉलिटिकल, हम आपको मानते रहे हैं, आओ सबके। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें ये बताइए जफरुल्लाह साहब कि अब ये जो मियां साहब की वापसी के साथ एक डील का तासुर जुड़ गया है कि वो मुफाहमत करके आ रहे हैं, डील करके आ रहे हैं, और नून लीग इसको किस तरह से खत्म करेगी, किस तरह से इन सवालात का जवाब देगी? तो ये कहता हूं मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना, अब बुत हमसे कहे काफिर, अल्लाह की ये मर्जी है। पीटीआई हमें ये बात बताती है, जिनको खुद प्राइम मिनिस्टर बैठ के कहता है कि मैं बजट पास कराने के लिए ISI की मदद लेता हूं, पकड़ पकड़ के लोगों को लाते थे जहाज में कि वो जो कहते हैं ना भाई जहांगीर तरीन के जहाज में चढ़ना है या जेल जाना है। यार बस करो, खुदा का इलाज करो। तुम्हारे लिए RTS बिठाया गया, तुम्हारे लिए नवाज शरीफ को सजा दी गई, ताहयात सजा दी गई, हमारी टिकटें लोगों को दी हुई वापस की गई, हमारी तमाम लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, और सिर्फ तुम्हारे लाडले के लिए, रास्ता बताने के लिए अब तुम हमसे ये बातें करते हो। कोई यार वो कहते हैं ना, इतनी ना बढ़ा पाकी ये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख बंद कबा देख, मैं इससे अलावा कुछ नहीं कह सकता। अभी भी वक्त है कि ये सियासी रवैया इख्तियार करें, अच्छा, वरना इस तरह की फाशिस्ट जमातों का अंजाम तारीख में बहुत बुरा हुआ है। लेकिन सर लास्टली ये बताइएगा, अब ये मुआशी मसाइल इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, क्या मुस्लिम लीग नून के पास इसका हल है या नहीं? क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातों का ये भी मानना है कि मामला जितने खराब हो गए, शायद किसी एक सियासी जमात के पास इसका हल भी नहीं है, और अब अगर एक जमात को करना है या फिर ये तमाम जमातों को मिलकर इस काम को करना चाहिए। देखिए माजी देखो, मियां साहब शनाख्त हैं पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, मेगा प्रोजेक्ट। 2013 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की GDP की रेशो GNP की 2% थी, मियां साहब 6% पे ले गए थे। ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक, IMF कहते थे एशियन डेवलपमेंट बैंक कि पाकिस्तान 10 साल में दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमियों में आ जाएगा। ये बातें हो रही थी। क्या नज़र लगी पाकिस्तान को, इन्होंने क्या साजिश की कि मुल्क को बांग्लादेश से नीचे ले गए, अफगानिस्तान के करीब करीब ले गए। इंशाअल्लाह मियां साहब अपने तजर्बे से, अपनी टीम से, और दूसरी बात आपने की, मेरी तो ख्वाहिश है, मेरा ख्याल है कि मियां साहब ने कई दफ़े इजहार भी किया, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि इलेक्शन में क्या होता है। मियां साहब ने कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान में मिलजुल कर चलना चाहिए। मैं ज़ाती राय तो फ़िलहाल दे सकता हूँ कि इन केस अगर हमारी हुकूमत आती है, हमें उस वक्त भी तमाम की जो बड़ी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान की जमहूरी, उनको लेके चलना चाहिए। मैं ज़ाती राय में तो है कि अब पाकिस्तान में चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, जिसमें बैठ के हम तय करें, अच्छा, इकोनॉमिक्स में हमारी ये पॉलिसी होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी ये होगी, जो भी गवर्नमेंट है। मसलन प्राइवेटाइजेशन आपको मालूम है, 1000 अरब रुपया हर साल हम दबोते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने करनी चाहिए तो हमें PTI ने नहीं करने दी, तो PTI में जो सलाहियत नहीं थी करने की। मैं ये कहता हूँ कि ये तमाम बातें तय करनी चाहिए इकट्ठी बैठ के सबको, कि भाई प्राइवेटाइजेशन होनी है, किस किस की होनी है, कितने साल में होनी है, फिर जो चाहे करें। और मैं एक और बात बताऊँ आपके हवाले से, पार्लिमानी कमेटी में हम गए थे, इसाक डार साहब और मैं, हमने इनको प्रेजेंटेशन दी थी कि PIA को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, तो इसको बेहतर करते हैं। असद उमर साहब शीरी मजारी उनकी तरफ से थे, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। डार साहब ने बड़ी फराखलाना पेशकश की थी, उन्होंने कहा आपकी ये पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन बना देते हैं हम असद उमर को, आप इसको प्राइवेटाइज कर दें हमारी हुकूमत में। आप कहते हैं ना हमने गड़बड़ करनी है जी, डार साहब ने मेरे सामने कहा असद उमर को, सारी पार्लिमानी पार्टी को, कि हम को गवर्नमेंट छोड़ते हैं, आपको ये पार्लिमानी कमेटी बैठी है, 4 पार्टी पोजीशन के हैं, इसमें 4 गवर्नमेंट के हैं, आपको हम बना देते हैं, आप चेयरमैन बन जाएं और ये प्राइवेटाइजेशन आप कर दें। उन्होंने तो हमारा नहीं मानना था। ये स्टील मिल है, वापडा है मेरे भाई, ये हमारा 100 अरब से ऊपर हर साल नुकसान हो रहा है। ये तमाम बैठ के अफगान पॉलिसी हमारी क्या होगी, कश्मीर पॉलिसी क्या होगी, ज़रूरी सलाहत हमने करनी है कि नहीं करनी, एजुकेशन प्राइवेटाइज करनी है, पब्लिक करनी है, ये सारी बातें मोटी मोटी तमाम पाकिस्तान की लीडरशिप बैठ के एक दफा दस सह करे, साइन करे, और उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको आगे ले जाए। एक पार्टी पॉलिसी बनाती है एनर्जी की, दूसरी उसको चेंज कर देती है, एक IPP की पॉलिसी दूसरी चेंज कर देती है। हमने तो मुल्क का मजाक बना दिया है, ये खत्म होना चाहिए। मैं ईमानदारी से बात कहता हूं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ 10 दफा कह चुके हैं, मैं आज भी कहता हूं,
कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि अगर चार्टर ऑफ पाकिस्तान में तमाम मुल्क की लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप, सारे वाजिब उल एहतराम है, ठीक, जो हमें सियासतदान माने हम भी उनको मानेंगे, वो उतना ही मुहब्बे वतन है जितने हम हैं, और वो मिल के बैठे और पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर कंसेंसस कर ले, अवाम जिसको राइट दे रूल का आए उसको एग्जीक्यूट कर। आपको लगता है ये काम सबको मिलकर करना है? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर जो है वो कुछ बड़े अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल और कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील किए जाने के बाद 90 रोज की आईनी मुद्दत में आम इंतखाबात कराने से मुतालिक दरखास्तों को पीर के रोज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। काज लिस्ट जारी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने इससे पहले रिमार्क्स ये थे कि अदालत आने वाले हफ्तों में अहम मुकदमात की समाअत करना चाहती है, इसीलिए इन केसेस का मजीद इल्तवा मुश्किल है। इससे पहले इस केस की आखिरी समाअत 3 अगस्त को हुई थी, जिसमें 6 रुकनी बेंच जो था उसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की थी। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो 90 रोज में आम इंतखाबात कराने के केस की भी समाअत करेगा, जिसमें मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो मर्दमशुमारी का फैसला है वो चैलेंज किया गया है। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस इरफान सादत खान को बतौर सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की भी मंजूरी दे दी है, और जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के तरीकाकार पर भी गौर किया है। रोजनामा एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की फहरिस्त बनाने का भी हुक्म दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट इन आईनी मामलात को अब किस तरह से आगे बढ़ाना चाहती है, क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हसनात मलिक हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। हसनात, बहुत शुक्रिया। हसनात, सबसे पहले तो 2 अहम केसेस हैं, एक तो सिविलियंस के जो ट्रायल है उनका है फौजी अदालतों में। क्या लगता है ये मामला जो है वो जल्द जो है वो इस पर फैसला कोई आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए जी, समाअत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी जब इस बेंच की सरबराही साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान ने कहा था कि मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए, तो केस एडजर्न कर दिया गया कि जी कुछ जजेस ने कहीं जाना है, छुट्टियां हैं, समर वेकेशन है, तो उसके बाद अब ये केस लग रहा है माइनस उमर अता बंदयाल, ये वही बेंच है। तो इन्होंने अगर देखें तो ये 1 दिन में भी हियरिंग कंक्लूड कर सकते हैं, क्या पता 2-3 दिन और लगा दें, क्योंकि पिटिशनर साइड को इन्होंने सुन चुके हैं, सिर्फ इन्होंने अटॉर्नी जनरल को सुनना है, तो उसके बाद जो है ये जजमेंट। और बेंच पे जस्टिस काजी फायज ईसा खुद शामिल नहीं है, चीफ जस्टिस? जी बिल्कुल, इसमें क्योंकि ये पार्ट हेड मैटर बगैर था और इसमें इतनी हियरिंग हो चुकी थी कि जो है वो समझा गया कि यही बेंच हो। और दूसरी बात यह है कि अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी चीफ जस्टिस काजी फायज इस बेंच में नहीं बैठे, तो वो अब तो अपील भी है, अब जब अपील आनी है इस मैटर में तो ये 7 जजेस होंगे, और वो जजेस होंगे जो इस पहले केस नहीं सुन चुके हैं, तो 7 में से वो बैठ जाएंगे। ये अब ये वो नहीं है कि 184(3) में जो जज बैठ गए हैं फिर वही रिव्यू में बैठेंगे, अब कोई जो है वो जज इंक्लूड नहीं हो सकता। अब ये है कि प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा एक जुडिशियल जो है वो ऑर्डर भी है, इसमें था कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बन रहा, अब उस ऑर्डर को भी विकेट इन 5 जजेस ने ही करना है अगर वो चाहते हैं कि फुल कोर्ट बने, और वो ऑर्डर ये 5 जजेस जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं और कमेटी को कह सकते हैं कि जी आप फुल कोर्ट बनाए। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा जो केस है 90 रोज में इंतखाबात वाला, जिसपे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी और फिर कुछ और भी दरखास्तें हैं, उसमें तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उस पर भी लगता है इसी तरह से कार्रवाई कंक्लूड जल्दी हो सकती है? देखिए, वो उसमें जो बजाय लग रहा है कि वो जो मैटर है वो अगर कानून देखें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें है कि जब आइन की इंटरप्रिटेशन का मामला होगा तो कम से कम 5 रुकनी बेंच होगा। ये अब 3 जजेस हैं, बहुत से वकला इस पे सवालात उठा रहे हैं कि जी ये 5 रुकनी बेंच बनना चाहिए। रेगुलर जो है वो बेंच में केस लगा है, स्पेशल बेंच नहीं बनाया गया, तो देखना होगा कि अब इसमें इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया जाता है, फिर केस एडजर्न किया जाता है, या अब क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट जजेस हैं, अगर ये मामला किसी हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो मे बी ये भी हो कि पहले किसी हाई कोर्ट को कहा जाए कि वो जो मैटर पेंडिंग है उसको डिसाइड हो जाए, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो ये बहुत सी चीजें सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन में हैं, लेकिन ये बड़ा केस है, बड़ा
चीफ जस्टिस काजी फैसा अगर देखा जाए तो उनकी अगर वो इंटरनल जो उन्होंने वर्किंग तो बेहतर की, लेकिन अगर देखा जाए तो आम पब्लिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अब देखना होगा कि इसमें वो कैसे जो वो लेके जाते हैं चीज़ों को, क्या वो जो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देगा उसको अप्रूव करते हैं या वो कहते हैं कि नहीं 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन कराए जाए, और 90 दिन में अगर कोई डिले हो गया, क्योंकि प्रोसेस इलेक्शन जो होता है वो 54 दिन का होता है, तो वो भाई उसके बाद शुरू हो, जब इसके बाद तो फिर गालिब इम्कान है कि वो जो इलेक्शन कमीशन का प्लान है मे भी वो अप्रूव हो, लेकिन वो ये होगा कि उससे आगे पीछे ना होने दिया जाए, और वो अगर जनवरी में इलेक्शन है तो फिर जनवरी में ही इंश्योर हो। लेकिन ये चीजें कबल वक्त है, अब देखना होगा कि बेंच क्या करता है। आईनी मामलात के हवाले से इस वक्त क्या बात हो रही है, क्योंकि अब जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला तय पा चुका है, तो आपको लगता है कि आईनी मामलात, क्योंकि जाते हुकूमत ने बहुत सारी कानून साजी की, बहुत सारी पिटिशंस हैं मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से, तो वो जो है वो टेकअप की जाएंगी और उन पर जो है वो कुछ फैसले आने का इम्कान है, बड़े फैसले आने का इम्कान है? देखिए, अब जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसा से जब पूछा या जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पेंडिंग था तो कि केसेस क्यों नहीं लग रहे, तो उन्होंने कहा था कि जब ये कानून है इस पे फैसला आ जाएगा तो फिर केसेस लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये बजाय लग रहा है कि इस हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट केसेस लगाए गए हैं, तो अब ये है कि ये केसेस लगेंगे और बहुत जल्द इनके जो है वो शुरू खत्म होंगे। बहुत से केसेस हैं जैसे वो बड़े अरसे से पेंडिंग है, इंटरमेंट सेंटर का, मिसिंग पर्सन का केस है और कई केसेस हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो सारे केसेस अब फिक्स होंगे। ठीक है। और तैनातियों के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट की जो खाली होने वाली जहां पर तैनातियां करनी है, जजेस की एलिवेशन होनी है, आज एक एलिवेशन तो हमने देखी, बाकी भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को जल्दी ये आसामियां भी पूरी कर ली जाएंगी? जी बिल्कुल। एक तो आज जस्टिस इरफान सादात की जो है वो अप्रूवल हो गई है जुडिशल कमीशन से, यूनानिमस हुआ। दूसरा, अब एक सीट और खाली है, गालिब इम्कान है कि जो वो जज पंजाब से हों या बलूचिस्तान से हों, तो अब ये देखना है चीफ जस्टिस किसको नॉमिनेट करते हैं। फिर दूसरा जो है वो ये है कि रूल्स कमेटी कि जी रूल्स जो जुडिशल कमीशन के हैं उनमें तब्दीली लाई जाए, और उस हवाले से ये कहा गया है कि आज एलामिया भी पहली दफा जुडिशल कमीशन के इजलास पर जारी हुआ कि जी 27 तारीख तक जो भी सजेशन देनी है कि जजेस की अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया बेहतर करने के हवाले से वो दे दी जाए, फिर उसके बाद फाइनल मीटिंग बुलाई जाएगी और क्राइटेरिया पे बाकायदा एक जो है वो रूल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जो अपडेट्स हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात होगी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें बेंगलोर क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को फतह के लिए एक रिकॉर्ड हदफ दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने 259 की रिकॉर्ड पार्टनरशिप जो है वो कायम की। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि दुरुस्त साबित नहीं हुआ, और अब टीम जो है वो एक बहुत बड़े पहाड़ जैसे हदफ का ताकुब कर रही है। और अब से कुछ देर पहले तक तो पोजीशन जो है वो पाकिस्तान की थी कि 251 रन बनाए हैं और 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, लेकिन ये एक टफ फिनिश हो सकती है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अगर इस टोटल को चेस कर लेता है तो ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा। कप्तान बाबर आजम जिन्हें आज परफॉर्म करना था और करना चाहिए था, वो एक मरतबा फिर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बहरहाल इफ्तिखार और रिजवान जो है वो अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और ये मैच अभी जारी है। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर पोजीशन क्या रहती है और फिर अगली क्वालिफिकेशन के लिए पाकिस्तान के लिए आज का मैच बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस मैच में क्या होता है, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि ये जो रिकॉर्ड हदफ है पाकिस्तान की टीम ये हदफ हासिल कर ले। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।